आईपीएल 2025 को रोका जा सकता है, ये इस वक्त बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आईपीएल 2025 को फिलहाल रोका जा सकता है। आप जानते हैं कि कल धर्मशाला में आईपीएल का मुकाबला चल रहा था पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच, जब अचानक से ग्राउंड की लाइटें बंद कर दी गई थी और फिर स्टेडियम को खाली करवा लिया गया था। सभी खिलाड़ियों और फैंस को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था और ऐसे में अब ये बड़ी खबर आ रही है कि आईपीएल 2025, जिसका इसी महीने के आखिर में फाइनल मुकाबला भी होना था, अभी मैचेस बचे हुए थे, उसे फिलहाल रोका जा सकता है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जीएस विवेक इस वक्त मौजूद हैं और जानकारी के साथ। जीएस बताइए जरा, बीसीसीआई की तरफ से क्या विचार किया जा रहा है इसको लेकर? देखिए रोमाना, कल जो है एक छोटी सी मीटिंग हुई थी, लेकिन आज अभी सुबह टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात हुई है सभी स्टेक होल्डर्स का, ब्रॉडकास्टर्स का, प्लेयर्स के, फ्रेंचाइजी के, ओनर्स के, और उन सबको ये ठीक लगा कि अभी फिलहाल जो माहौल है उस पे क्रिकेट के मैचेस खेला जाना सही नहीं होगा और इसी वजह से अभी ये विचार कर रहे हैं कि वो आईपीएल के मैचेस को सस्पेंड करें। कैंसिल नहीं हो रहा है, सस्पेंड हो रहा है। जैसे आपने देखा, आपको याद होगा कि कोविड के दौरान जब बायो बबल ब्रीच हुआ था तो वैसे ही सस्पेंड किया गया था। और जो बाकी मैचेस है, आज से मुकाबले जो है वो नहीं खेले जाएंगे। लखनऊ में होना है कुछ मैचेस, आपका चंडीगढ़ में है, आपके धर्मशाला में एक मैच होना है, दिल्ली में होना है। तो इन सभी को लगते हुए हर जगह से टीमों को हटा के कहीं और खिलाना जो है वाजिब नहीं लगा सभी फ्रेंचाइजी और बीसीसीआई को। और सेंटर से एडवाइस लिया गया है, सेंटर से बातचीत लगातार चल रही है कि क्या हमको लगता है कि इतनी सिक्योरिटी और इतनी आर्म फोर्सेस की वहां पर जरूरत पड़ती है हर सेंटर्स पे, जो कि आज की तारीख में जो मौजूदा हालात हैं वहां पर वो सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती है। तो इसी सबको मद्देनजर रखते हुए फिलहाल बीसीसीआई पे मीटिंग चल रही है, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी है वो ये है कि आईपीएल को सस्पेंड किया जाएगा और बाकी जो बचे मैचेस हैं उसकी कोई डेट्स नहीं दी गई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इंग्लैंड के दौरे के बाद ये मुकाबले खेले जा सकते हैं। तो मतलब आप ये बता रहे हैं कि देखिए, आईपीएल 2025 पूरी तरीके से इसको रद्द करने का नहीं, बल्कि फिलहाल इसको सस्पेंड करने का फैसला बीसीसीआई की तरफ से लिया जा सकता है, जिसका औपचारिक ऐलान अभी कुछ देर में आज ही किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, सुरक्षा के मद्देनजर इस तरीके से मैचेस करवाना ये फिलहाल मुमकिन नजर नहीं आ रहा है और इसी के मद्देनजर बीसीसीआई की तरफ से ये फैसला लिया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी है। हमारे सहयोगी जीएस विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जीएस, कुछ जानकारी मिल रही है कि इसको लेकर कोई औपचारिक ऐलान कब तक किया जा सकता है, कब तक इस बाबत स्टेटमेंट बीसीसीआई की तरफ से जारी किया जा सकता है? और जाहिर सी बात है, आईपीएल में देश दुनिया से बड़े बड़े खिलाड़ी आते हैं खेलने के लिए, तो वो भी इन हालात में चिंता व्यक्त कर रहे होंगे और इसके मद्देनजर भी आईपीएल को फिलहाल सस्पेंड कर दिया जाए, यही एक बेहतर विकल्प बीसीसीआई को लगा होगा। जीएस विवेक। जी हाँ, बिल्कुल। और अभी फिलहाल उनकी बातचीत हो रही है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। सब लोग अलग अलग लोकेशंस पे हैं। बीसीसीआई के ऑफिशियल, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और उसके अलावा सेंटर से एडवाइस लिया जा रहा है, उनकी बातें हो रही है। जो फ्रेंचाइजी हैं वो अलग अलग शहरों में हैं, तो उन सब के बीच में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है और बहुत जल्द ये इतला कर दिया जाएगा। और हालांकि अभी थोड़ी देर पहले बीसीसीआई की तरफ से टीमों की प्रैक्टिस का हैदराबाद में उसका एक मैसेज आया था कि आज शाम को 5 बजे प्रैक्टिस होगा, लेकिन जो अभी फिलहाल जानकारी मिल रही है वो ये है कि इस मीटिंग के बाद ये माना जा रहा है कि आईपीएल को सस्पेंड किया जाएगा, कैंसिल नहीं, सस्पेंड किया जाएगा। और आज जो मैचेस होने हैं आज से ही वो मुकाबले नहीं होंगे और कोशिश पहली यही है कि जितने भी विदेशी खिलाड़ी हैं, विदेशी प्लेयर्स हैं, उन सबको सही सलामत जो है ट्रैवल करके अपने अपनी जगह, अपने अपने देश पहुंचा दिया जाए। तो आईपीएल 2025 रद्द नहीं किया जा रहा है, आईपीएल 2025 सस्पेंड किया जाएगा, जो जानकारी हमारे सहयोगी जीएस विवेक इस समय हमें दे रहे हैं। आईपीएल को सस्पेंड कर सकता है बीसीसीआई। सुरक्षा के मद्देनजर बीसीसीआई की तरफ से यह फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल जैसा कि हम पहले बता रहे हैं कि न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी खिलाड़ी आते हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स आते हैं और आईपीएल में शिरकत करते हैं। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से वो खिलाड़ी भी कहीं ना कहीं चिंतित होंगे और इसी को देखते हुए बीसीसीआई की तरफ से फिलहाल आईपीएल 2025 को सस्पेंड करने का फैसला, जिसका औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है। अभी आईपीएल जो फ्रेंचाइजी अलग अलग हैं, उसके जो ओनर्स होते हैं, उनके साथ मीटिंग चल रही है, बातचीत की जा रही है और किसी नतीजे पर पहुंचा जा रहा है। लेकिन इतना जरूर तय हो गया है कि आज जो प्रैक्टिस होनी थी वो फिलहाल कैंसिल कर दी गई है। आईपीएल 2025 उसको रद्द नहीं, सिर्फ सस्पेंड करने को लेकर बीसीसीआई की तरफ से कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बीसीसीआई जल्द इसकी घोषणा करेगा, ये भी हमें सूत्रों के हवाले से खबर सामने मिल रही है। पाकिस्तान के साथ जो तनाव बना हुआ है उसी के कारण ये फैसला लिया जाएगा और
इस तनाव का असर कल आईपीएल के मुकाबले पर पड़ा था। जो पंजाब और दिल्ली के बीच मुकाबला चल रहा था हिमाचल की धर्मशाला में, अचानक से हमने देखा था, जो भी आईपीएल का वो मुकाबला देख रहे होंगे, कि ग्राउंड की लाइटें, स्टेडियम की लाइटें बंद हो जाती हैं और जो खिलाड़ी हैं वो वापस लौट जाते हैं पिच से। और इसके बाद खबर ये आती है कि साहब स्टेडियम को खाली कराया जा रहा है, खिलाड़ियों को सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है होटल, और सारे फैंस जो है उनको सुरक्षित निकाला जा रहा है। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स के वजह से ये फैसला बीसीसीआई की तरफ से लिया जा रहा है। आईपीएल 2025 जो बाकी बचे मैचेस हैं अभी वो नहीं कराए जाएंगे। सस्पेंड करने का आईपीएल 2025 बीसीसीआई की तरफ से फैसला लिया जाएगा। मैं फिर से दोहरा दूं, रद्द नहीं किया जा रहा है, सिर्फ सस्पेंड, सिर्फ निलंबित किया जा रहा है। अभी के हालात को देखते हुए कुछ समय के लिए आईपीएल 2025 को टाला जा रहा है। जो बाकी बचे मैचेस हैं वो बाद में कराए जाएंगे। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। जीएस विवेक हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इसी को लेकर अपडेट दे रहे हैं। जीएस, कुछ जानकारी मिल रही है कि जो चर्चा बीसीसीआई की तरफ से की जा रही है, जो अलग अलग फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उनके साथ, उनसे किस तरीके की प्रतिक्रिया या उनके किस तरीके के रिएक्शन सामने आ रहे हैं? जाहिर सी बात है सभी सहमत होंगे। इस समय सुरक्षा से बढ़कर तो कुछ हो नहीं सकता है ऐसे में। जी हाँ, बिल्कुल रोमाना, और आपको बता दें कि अगले आधे घंटे के अंदर अंदर बीसीसीआई का औपचारिक रिलीज आ जाएगा। फिलहाल केंद्र से उनकी बातचीत चल रही है और सभी प्लेयरों, जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनके बच्चे हैं, उनको कैसे सही सलामत एक स्पेशल फ्लाइट हो या यहाँ से दुबई तक पहुंचा दिया जाए, वहां से प्लेयर्स अपने अपनी जगह पहुंच जाएंगे। उस तरीके की बातचीत और उस तरीके के इंतजाम फिलहाल बोर्ड के सबसे पहली प्रायोरिटी है। और सभी जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो सब अपने अपने घर, अपने अपने जगह सही सलामत पहुंच जाए। तो इस तरीके से उनकी बातचीत चल रही है फिलहाल केंद्र के साथ। और फ्रेंचाइजी से जब ये पूछा गया तो सभी फ्रेंचाइजी एकजुट होकर उन्होंने यही बोला कि जो मौजूदा हालात हैं वहां पर हम एंटरटेनमेंट या एक जगह इकट्ठे करके एक सिक्योरिटी रिस्क है और इस वक्त पब्लिक जो है वो सेफ होनी चाहिए और ऐसी जगह पे, ऐसे समय पे आईपीएल के मैचेस कराना सही नहीं होगा। और इसीलिए ये तय हुआ कि इस मैचेस को फिलहाल अभी सस्पेंड कर देते हैं, जिस तरीके से कोविड के दौरान बायो बबल ब्रीच में हुआ था, और उसके बाद बाकी बचे मैचेस जो हैं वो खेले गए थे। और क्योंकि अब बहुत ज्यादा मैचेस नहीं बचे हुए हैं आईपीएल के खेलने के लिए, तो एक छोटा सा विंडो है जो कि मुमकिन है आगे जाके जहां पर ये मैचेस खेले जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी वो ये है कि इंडिया के इमेज पे कोई आंच नहीं आना चाहिए, आईपीएल के इमेज पे कोई आंच नहीं आना चाहिए। और इसीलिए सभी फॉरेन प्लेयर्स, फैमिलीज, बच्चे जितने भी हैं उनको सही सलामत यहाँ से बाहर ले जाएं। और जो मौजूदा हालात हैं वहां पर सिक्योरिटी का हम ध्यान नहीं भटका सकते हैं। उन सबकी जो रिक्वायरमेंट है वो देश के प्रति है और इसीलिए आईपीएल की तरफ से भी ये कहा गया है कि केंद्र सरकार से बातचीत हो रही है फिलहाल, और बहुत जल्द ये फैसला आ जाएगा। तकरीबन आधे घंटे तक औपचारिक ऐलान होने की उम्मीद है। बहुत शुक्रिया आपका जीएस विवेक। नजर बनाकर रखिएगा, जैसे ही औपचारिक ऐलान होगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो आईपीएल 2025 जो है वो सस्पेंड करने को लेकर बीसीसीआई की तरफ से विचार किया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, अब से कुछ ही देर बाद दोपहर 12:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजीज के साथ बैठक करेंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से भी ये बड़ी खबर है। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो आप जानते हैं किस तरीके से जो सरहदी इलाके हैं वहां पर भी सुरक्षा में तैनात है। ऐसे में ये बड़ी बैठक 12:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। इसको लेकर और क्या जानकारी सामने आ रही है, सूत्र इस बैठक का मुख्य तौर पर एजेंडा क्या बता रहे हैं, विशाल? 12 बजे गृह मंत्री अमित शाह के घर पर यह बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बैठक में बीएसएफ के डीजी, सीआईएसएफ के डीजी मौजूद रहेंगे। जानकारी इस बात की भी है कि गृह सचिव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जो ताज़ा हालात कल शाम से बने हुए हैं, जिस तरह से तनाव की स्थिति है उस पर समीक्षा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि बीएसएफ जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात है वहां के हालात कैसे हैं इस बात की जानकारी ली जाएगी। सीआईएसएफ जो इंटरनल सिक्योरिटी में तमाम जगहों पर तैनात है, चाहे वो एयरपोर्ट हो या फिर और जो महत्वपूर्ण संस्थान है वहां पर जहां सीआईएसएफ की तैनाती है, कैसे हालात है इसकी समीक्षा गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की जाएगी और होम सेक्रेटरी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो यह कहा जा सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह पूरे हालात की समीक्षा करेंगे दोपहर 12:30 बजे, जिसमें बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी मौजूद रहेंगे। होम सेक्रेटरी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और अमित शाह के घर पर यह बैठक दोपहर 12:30 बजे शुरू होगी। ये बड़ी जानकारी है। देखिए किस तरीके से देश में बैठकों का दौर जारी है। एक बैठक जो अभी भी साउथ ब्लॉक में चल रही है, सुबह करीब 9:30 बजे बैठक शुरू हुई है जिसमें रक्षा मंत्री मौजूद हैं और रक्षा मंत्री जो हैं वो सीडीएस
जनरल अनिल चौहान के साथ साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख और डीजीएमओ के साथ इस वक्त मंथन कर रहे हैं। तो एक वो बड़ी बैठक जो साउथ ब्लॉक में चल रही है, अब दूसरी बैठक जिसको लेकर ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि अब से कुछ ही देर बाद 12:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर ये बड़ी बैठक होनी है, जिसमें डीजी बीएसएफ और डीजी सीआईएसएफ दोनों मौजूद रहेंगे और उनके साथ आंतरिक सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री जो है वो मंथन करने जा रहे हैं। इन खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। इस बीच लगातार खास मेहमानों का एबीपी न्यूज पर आने का सिलसिला भी जारी है। हमारे साथ इस समय एक और खास मेहमान एबीपी न्यूज पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ एमएस बिट्टा साहब जो चेयरमैन है ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के, वो इस वक्त मौजूद हैं। और बिट्टा साहब ने तो उस आतंकवाद को बहुत नजदीक से झेला है, खुद अनुभव किया है, बड़ा बलिदान दिया है। जिस आतंकवाद को फैलाने में, जिस आतंकवाद को बढ़ाने में, जिस आतंकवाद को अपनी राष्ट्रीय नीति बनाने में नापाक पाकिस्तान की बड़ी भूमिका रही है, वो पाकिस्तान जिसे आज सबक सिखाने का यही समय है, सही समय है। और जो पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा, वो खुद इस स्थिति में पहुंच चुका है कि अब उसकी हालत ये हो गई है कि वो जब तक पूरी तरीके से खंड खंड नहीं हो जाएगा तब तक शायद चुप नहीं बैठेगा। और यही अंजाम बिट्टा साहब पाकिस्तान को अब भुगतना है, यही दीवार पर लिखी इबारत है। 2 दिन पहले आपके हमारे विचारों में कई चीजों में फर्क था। हमेशा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान की फोर्सेस, हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां यही सोचती थी कि मानवता का कत्लेआम ना हो। और मानवता का कत्लेआम बिल्कुल वहां पाकिस्तान में नहीं होने दिया। जिन आतंकवादियों ने हमला किया, जहां से ट्रेनिंग ली, चाहे वो 26/11 थी, चाहे वो पार्लियामेंट थी, चाहे हमारा प्लेन कंधार में किया था, उसको वहां जाके ठोक के हमारे जवान, हमारी फोर्सेस, हमारा जो एयरफोर्स का सिस्टम था करके आए। जब बालाकोट में हमला किया था तो हमारे प्लेन गए थे। आज इतनी ताकत में है, अपने घर में बैठ के उनको हम बर्बाद करके आए, पर पाकिस्तान सुधरा नहीं। अब वक्त आ चुका है, एक तो पीओ को लेने का वक्त आ चुका है, एक वक्त आ चुका है अपने हिंदुस्तान के अवाम को, अपनी भारत माता को आज हमें बचाना है। और भारत को वो कदम उठाना है कि पाकिस्तान 100 साल तक आतंकवाद उसकी जबान पे नाम न ले। ये वो पाकिस्तान आज खुले तौर ये आतंकवाद की फैक्ट्री बन चुका। जो आतंकवादी मारे गए, कुत्ते की मौत मारे गए, अजहर रो रहा है, मेरा परिवार खत्म हो गया। और वहां पे आर्मी चीफ जा रहे, आर्मी के ऑफिसर जा रहे, पॉलिटिशियन जा रहे, पाकिस्तान के राष्ट्रपति उनको फूल भेज रहे। अरे यही आतंकवादियों ने 11 सितंबर की घटना की थी अमेरिका के अंदर। ये आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री। देखो, आतंकवाद तो खत्म हुआ पिछले 7-8 साल, देखो आके खत्म हुआ पूरे हिंदुस्तान में, पर बीच में कोई छुरा मार जाए, को बीच में लोग मिलकर छुरा मार जाए, उसका इलाज तो फिर उसकी जो नसूर रह गई 370 धारा के बाद कैंसर की नसूर रह गई, अब उसको उखाड़ना है। अब दूसरी बात सबसे बड़ी, एक गाना था ना कवि प्रदीप जी का, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए किरदारों से। आजादी के वक्त गाना गाया। तो आज अगर पंजाब की तरफ आप देखो, आज बारूद के ढेर पे पंजाब खड़ा है, हिंदुस्तान एक हुआ खड़ा। पंजाब का आम व्यक्ति एक मंच पे है कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। पर इन दिनों में किसान आंदोलन होगा, मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारे टैंक निकल के किसान रोकेंगे? पहले कोरोना काल के ऊपर धरना, उसके बाद कितने साल रास्ता रुका रहा। आज अब किसान बड़े हैं, आज भारत मां बड़ी है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कभी नारा दिया था, जय जवान जय किसान, आज भी दुनिया में गूंजता है। आज हमारी ये हालत कर दी अपनों ने। और सिमरनजीत सिंह मान कहता पाकिस्तान के बॉर्डर खोल दो। मेंबर पार्लियामेंट 4-5 बार रहे। ये दुश्मन जो देश के अंदर है, पन्नू की सपोर्ट कर रहे हैं। पन्नू क्या कह रहा है? फौज के जवानों को भड़का रहा है। फौज क्या कह रहा है? पंजाब के सारे लोग आज फौज को, हिंदुस्तान की फौज को पंजाब से निकलने नहीं देंगे। हमारी जवानें चुप हो गई सबकी। पॉलिटिकल पार्टी के बड़े बड़े लोग और धर्म के ठेकेदार चुप होकर बैठ गए। अरे इस वक्त भारत माता का सवाल है, इस वक्त धर्म मजहब कुछ नहीं आता। ओबीसी को रोज बुरा बड़ा कहते थे, अपन बोलते थे, आपके चैनलों में डिबेट करते थे। आज ओबीसी सामने खड़ा हो गया, कहता पहले भारत और पाकिस्तान को जवाब दो ठोके। तो आज के टाइम का भारत, जिसमें अमेरिका, जिसमें रशिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया
जिसमें यूक्रेन, जिसमें इटली, जिसमें फ्रांस, पूरी दुनिया, अमेरिका, उसकी होम डिपार्टमेंट की वो कह रही है जो सुरक्षा सलाहकार कि ना पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दो उन आतंकवादियों के। इजराइल घुस के कहता मारो। सही कह रहे हैं सर आप, ये कूटनीतिक जीत है सर हमारी। और आपने बहुत सही याद दिलाया सर कि ये जो आस्तीन के सांप हैं, ये जो गद्दार बैठे हुए हैं, इनसे भी निपटना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने इंटरेस्ट के चक्कर में, अपने हित साधने के चक्कर में कहां पर वो जो लक्ष्मण रेखा है उसको ये पार कर जाते हैं और कैसे उससे नुकसान भारत को होता है, इस बात का एहसास हर हिंदुस्तानी को करना चाहिए और इनकी असलियत भारत को पहचाननी चाहिए। इस पर और आगे विस्तार से बात करेंगे। बेटा साहब, जरा एक तस्वीर आई है, तस्वीर जरा दिखा दीजिए। ये तस्वीर जो है वो हाई लेवल बैठक जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं, उसी बैठक की ये तस्वीर है। मैं आपको बता दूं कि ये बैठक अभी भी जारी है। सुबह 9:30 बजे ये बैठक शुरू हुई है, मतलब करीब 2.5 घंटा हो चुका है, 3 घंटे होने को आ रहे हैं। और इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीडीएस जनरल अनिल चौहान मौजूद हैं। तीनों सेना के प्रमुख यहां इस बैठक में मौजूद हैं और जो अभी मौजूदा स्थिति बनी हुई है उसी को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है और साथ ही साथ आगे का एक्शन प्लान। पाकिस्तान अगर आगे कुछ और करता है तो फिर उसको जवाब कैसे दिया जाएगा और किस लेवल तक दिया जाएगा। मुझे लगता है अब तो चर्चा इसी बात को लेकर की जा रही होगी, क्योंकि विशाल अभी तक हर बार जो भारत सरकार की तरफ से देश दुनिया को बताया जा रहा है, हम इस बात पर जरूर जोर दे रहे हैं कि साहब हम प्रोपोर्शनेट अंदाज में पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं, अनुपातिक जवाब अभी तक पाकिस्तान को दिया जा रहा है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि पानी सर से ऊपर बह रहा है और ऐसे में जरूरत इस बात की कि पाकिस्तान को कुचला जाए। देखिए रोमाना, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन भारत बार बार ये स्पष्ट कर दे रहा है कि वो अनुपातिक जवाब ही देगा, यानी जैसे को तैसा। अगर पाकिस्तान भारत के सैन्य जो ठिकाने हैं उन्हें निशाना बनाने का प्रयास करेगा तो भारत पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को नहीं छोड़ेगा। और फिलहाल ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ये काफी देर से बैठक चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, रक्षा सचिव मौजूद हैं, सीडीएस मौजूद हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं। और रोमाना, अगर इस तस्वीर को हम देखें तो सभी जो रक्षा मंत्री के साथ साथ जो तीनों सेनाओं के प्रमुख बैठे, काफी उनके चेहरे का जो हाव भाव वो दिखा रहा है कि भारत कैसे मजबूत स्थिति में है। काफी बहुत कंफर्टेबल, आपने बहुत सही कहा, बॉडी लैंग्वेज जो है, बॉडी लैंग्वेज अगर हम देखें, चेहरों पर मुस्कुराते हुए ये तस्वीर है, तो यानी भारत ने अपना पराक्रम पाकिस्तान को दिखा दिया है और ये बता दिया है कि अगर पाकिस्तान उकसाने का प्रयास करेगा या भारत के सैन्य ठिकानों को, नागरिकों को निशाना बनाने का प्रयास करेगा तो उसी अंदाज में भारत जवाब देगा। और ये तस्वीर उसी की तस्दीक करती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है जरा एक बार वो तस्वीर दिखा दीजिए, वो तस्वीर जरा फुल फ्रेम दिखा दीजिए। वो देश को देखनी चाहिए तस्वीर, क्योंकि वो देश की मजबूती की तस्वीर है, वो देश की सैन्य क्षमता की तस्वीर है और ये तस्वीर देश को दिखाना इसलिए जरूरी है। पूरी तस्वीर दिखा दीजिए कि देश के अंदर अगर कहीं किसी के मन में कोई भ्रम की स्थिति बनी हुई है, ये तस्वीर उसको दूर कर देगी। हर हिंदुस्तानी को ये तस्वीर देखनी चाहिए और ये तस्वीर आपको भरोसा देगी, ये तस्वीर आपको बताएगी कि आप सुरक्षित हाथों में हैं क्योंकि आप हिंदुस्तानी हैं। आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं क्योंकि आपकी सेना मुस्तैद है, आपकी सेना पूरी तरीके से सिचुएशन में कंट्रोल में है, कमांड में है और वो इस तस्वीर से जाहिर हो रहा है। ये देखिए तस्वीर, रक्षा मंत्री का चेहरा मुस्कुराता हुआ और यहां पर हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख पूरी तरीके से कमांडिंग पोजीशन में, सबके चेहरों पर एक खुशी है, भाव देखिए सबके चेहरों पर, वो हंसी का यहां पर हिंदुस्तान की इस वक्त जो कमांडिंग पोजीशन है उसी की गवाही ये तस्वीर दे रही है। मेरे साथ यहां स्टूडियो में बेहद खास मेहमान, स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड दीप्ति काबरा जी मौजूद हैं। जरा जल्दी से एक क्विक रिएक्शन उनका इस तस्वीर पर लेंगे। ये तस्वीर हर हिंदुस्तानी में भरोसा पैदा करने वाली। दीप्ति जी बिल्कुल, ये जो तस्वीर है ये साफ जाहिर कर रही है कि हमारी इस सिचुएशन पे कितनी ज़्यादा कंट्रोल एंड कमांड है। और आप सारे चीफ को देखिए, सीडीएस को देखिए, राजनाथ सिंह जी को देखिए, सब लोग बहुत ही नॉर्मल सिचुएशन में और इनफैक्ट एक स्माइल है उनके फेस पे, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि जो हमारी प्लानिंग थी। अब आप देखिए, काफ़ी लोगों ने ये सवाल उठाया था कि जिस दिन ये पहलगाम का अटैक हुआ था उसके अगले ही दिन हमने क्यों नहीं मोर्चा किया, क्यों नहीं हमने पाकिस्तान पे अटैक किया। तो उसका जो रीज़न है, उसका जो आंसर है, आज वो इस तस्वीर से सामने आएगा कि हमने इसीलिए नहीं किया क्योंकि हम अपना जोश में होश नहीं खोना चाहते थे। और जब हमने होश के साथ अब काम किया है तो देखिए हमारे आज ऐसे सिचुएशन में भी जहाँ पे हम वॉर की तरफ आगे हो सकता है कि बढ़े, फिर भी हमारे जो
कमांडर्स हैं वो आराम से बैठे हुए हैं और आपस में बात कर रहे हैं और आगे पूरी तरीके से कमांडिंग पोजीशन में हिंदुस्तान है। ये तस्वीर यही संदेश दे रही है, हर हिंदुस्तानी में भरोसा ये तस्वीर पैदा कर रही है। और भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो स्थिति बनी हुई है, बीती रात पाकिस्तान की तरफ से बौखलाहट बहुत दिखाई गई है। सीमा से सटे कई भारतीय क्षेत्रों में पाकिस्तान ने जमकर गोलीबारी की है। जिस जगह गोलियां चल रही थी, जिस जगह बम फट रहे थे, धमाके हो रहे थे, एलओसी के उसी इलाके में इन तमाम खतरों के बीच एबीपी न्यूज के रोविंग एडिटर जगविंदर पटियाल मुस्तैद थे, जान जोखिम में डालकर हर खबर, हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे थे। दिखाते हैं आपको युद्ध भूमि से जगविंदर पटियाल की ये जाबाज रिपोर्ट। इस वक्त रात के 1:30 हुए हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूं पुंछ में। पुंछ सिटी के दोनों तरफ एलओसी पर जबरदस्त हैवी शेलिंग हो रही है। इतना ज़्यादा फायर है कि एक पल के लिए भी आंख बंद करना मुश्किल है और धमाके इतने ज़ोरदार हो रहे हैं कि हर तरफ पूरी घाटी धमाकों से गूंज रही है। और पिछले 2 घंटे से यही आलम है, यही हालात हैं। भारत ने जब से पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया है तब से पाकिस्तान लगातार ड्रोन से हमले कर रहा है, मिसाइल से हमले कर रहा है। भारत ने उसके हर हमले को नाकाम किया है, लेकिन जो भारत की तरफ से हमले नाकाम किए गए उसके बाद एलओसी पर जितना तनाव है और जितनी गोलाबारी हो रही है उसकी आवाज़ें पिछले 2.5-3 घंटे से मैं पुंछ में सुन रहा हूं। और पुंछ शहर के ऊपर भी रात है, लेकिन एहसास हो रहा है कि काफ़ी करीब हमारे ज़ोरदार धमाके हो रहे हैं। सुबह ये पता चल पाएगा कि आखिरकार कहाँ कहाँ क्या नुकसान हुआ है। हालांकि पुंछ शहर ज़्यादातर इलाका खाली कराया गया है, एवैक्यूएटेड एरिया है, लेकिन बावजूद उसके इतनी हैवी शेलिंग हो रही है कि इसमें जानी भले ना हो लेकिन माली तौर पर नुकसान संभव है। और ये कोई 1 या 2 मिनट के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि ये पिछले 2-3 घंटे से लगातार चल रहा है। ये आवाज़ें सुनवाने के लिए और कितनी हैवी शेलिंग हो रही है, आर्टिलरी का फायर कितना ज़बरदस्त है दोनों तरफ से, यही दिखाने के लिए सरहद पर कितना तनाव है, सरहद पर कितना दोनों फोर्सेस के बीच में कितना आपस में जंग चल रही है, ये दिखाने के लिए हम आपको आवाज़ के माध्यम से ये तमाम चीज़ें सुनवा रहे हैं। काफ़ी मुश्किल ज़िंदगी हो गई है पुंछ में लोगों की, इसीलिए प्रशासन। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं, आईपीएल रोक दिया गया है। ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान से तनाव के चलते आईपीएल 2025 रोकने का औपचारिक ऐलान बीसीसीआई की तरफ से कर दिया गया है, जिस बात को लेकर अभी कुछ देर पहले जीएस विवेक आपको जानकारी दे रहे थे। अब वो औपचारिक घोषणा कर दी गई है। सीधे जीएस विवेक का रुख करते हैं और जानते हैं। जीएस विवेक, कुछ बताया गया है कब तक के लिए सस्पेंड किया गया है या अनिश्चितकालीन सस्पेंड कर दिया गया है? देखिए रोमाना, फिलहाल तो अनिश्चितकालीन उसको सस्पेंड किया गया है, लेकिन जो अनऑफिशियल बातचीत हुई है फ्रेंचाइजियों के साथ और प्लेयर्स के साथ, बताया ये जा रहा है कि एशिया कप का जो एक ब्रैकेट था जुलाई अगस्त में, वो वाला ब्रैकेट जो है वो बीसीसीआई देख सकता है, क्योंकि एशिया कप अब होता हुआ नहीं दिख रहा है। और दूसरी बात यह है कि सबसे पहली प्रायोरिटी जो है अभी बीसीसीआई की वो ये है कि जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको जो है इंडिया से बाहर निकाला जाए और सेफली रखा जाए, दुबई तक पहुंचाया जाए। और माना यह जा रहा है कि सभी प्लेयर्स का इंतजाम कर दिया गया है अभी से, और कल सुबह तक जो है सभी जो विदेशी खिलाड़ी हैं वो इंडिया से बाहर चले जाएंगे, दुबई तक की उनकी फ्लाइट और उनका ट्रैवल का इंतजाम कर दिया गया है। और सरकार से फिलहाल बातचीत चल रही है कि किस तरीके से एक एक करके सभी फॉरेन प्लेयर्स को ये कर दें, उसमें ज्यादा से ज्यादा। जीएस विवेक, जरा ये जानकारी दीजिए कि अभी आईपीएल खेलने के लिए कितने विदेशी खिलाड़ी थे जो आए हुए थे, और सबको क्या एक साथ भारत से पहले दुबई यूएई भेज दिया जाएगा और फिर वहां से अपने अपने गंतव्य पर जाएंगे? इसको लेकर क्या किसी तरीके की रणनीति पर भारत सरकार के साथ कुछ बातचीत आगे बीसीसीआई की तरफ से बढ़ाई जा रही है क्या? देखिए जी हाँ, बिल्कुल बातचीत तो चल रही है सरकार के साथ कि किस तरीके से सेफली जो है जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उन सबको लेके जाएं। हर टीम में 10 टीमें हैं और 80 आपके पास फॉरेन प्लेयर्स हैं, और उसके अलावा हर फॉरेन प्लेयर के उनके वाइफ, उनके बच्चे और कई लोग अपने माँ बाप के साथ भी आए हुए हैं। तो एक पूरा कंटीजेंट है तकरीबन 115 से 120 का। उसके अलावा फिजियोज हैं, ट्रेनर्स हैं, तो तकरीबन जो है 120 फॉरेनर्स आपके पास हैं जो अभी आईपीएल का हिस्सा है। उन सबको सेफली जो है वे आउट
दिखाने का अभी यहाँ पर फिलहाल कोशिश है बीसीसीआई और सरकार की तरफ से। जो ट्रैवल है और किस तरीके से ये रूट होगा, अलग अलग भेजेंगे, इकट्ठे भेजेंगे, इन सब के ऊपर बीसीसीआई बहुत ज्यादा टाइट लिप्ड है और वो सिक्योरिटी का हवाला देते हुए किसी को भी, और जिस तरीके से प्लेयर्स को धर्मशाला से जो है वापस दिल्ली लेके आने की कोशिश हो रही है, उसके भी ट्रैवल और जो इंतजाम जो करे हैं बीसीसीआई ने, उसके बारे में भी कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं और सिक्योरिटी का हवाला देते हुए इस जानकारी को काफी गुप्त रखा जा रहा है। और उसी तरीके से इन प्लेयर्स की सेफ्टी के हिसाब से, इनकी फैमिली की सेफ्टी के हिसाब से बताया कुछ ज्यादा नहीं जा रहा है कि किस तरीके से जाएंगे, लेकिन माना यह गया है कि कल सुबह तक जो है एक बड़ा बैच जो है वो दुबई तक रवाना हो जाएगा। रोमाना, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जीएस विवेक। देखिए, अभी ज्यादा जानकारियां साझा नहीं की जा रही हैं, लेकिन इतना जरूर पता चल रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आए हुए हैं और उनके साथ और जो उनके विदेशी सहायक हैं, परिवार के लोग हैं, कल सुबह तक एक बड़ा बैच इन विदेशी खिलाड़ियों का और इनके परिवार के लोगों का, इनकी टीम्स का, वो भेज दिया जाएगा भारत से दुबई सुरक्षित अंदाज में। फिलहाल आईपीएल 2025 को सस्पेंड कर दिया गया है। मैं फिर से दोहरा दूं, रद्द अभी नहीं किया गया है, अभी सिर्फ और सिर्फ रोका गया है। और जिस तरीके का तनाव भारत और पाकिस्तान के बीच है, उसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। और अब इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। एलजी मनोज सिन्हा उरी पहुंचे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कल रात आप जानते हैं यहां जम्मू कश्मीर में उरी सेक्टर में ही पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी की गई है। यहीं उरी में ही हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर भी मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर पहले गणेश ठाकुर की तरफ से ये भी जानकारी साझा की गई थी किस तरीके से वीआईपी मूवमेंट होने वाला है। तो वो वीआईपी मूवमेंट जो है वो एलजी मनोज सिन्हा का ही था। देखिए, एलजी मनोज सिन्हा पहुंचे हैं यहां उरी में। पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग की गई है, जो भारी गोलाबारी की गई है, उसी के बाद जितना नुकसान हुआ है उसका जायजा यहां पर एलजी की तरफ से लिया जा रहा है। हालांकि तस्वीरें मैं आपको उरी की दिखा रही हूं, यहां पर बारिश भी हो रही है, लेकिन मौसम की परवाह किए बिना एलजी साहब खुद, मनोज सिन्हा खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं, उरी पहुंचे हैं। और यहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से ये बात भी कही जा रही थी, एबीपी न्यूज के माध्यम से वो प्रशासन से ये अपील कर रहे थे कि इस इलाके में, क्योंकि इस बार पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और जबरदस्त तरीके से यहां गोलीबारी कर रहा है, तो यहां बंकर की सुविधा स्थानीय लोगों के लिए मुहैया कराई जाए उनकी सुरक्षा के मद्देनजर। और ऐसे में अब खुद जब एलजी यहां पहुंचे हुए हैं उरी में, हालात का वो जायजा ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो स्थानीय लोगों की सुरक्षा को लेकर एक चिंता है, उसका भी यकीनन कोई समाधान उनकी तरफ से जरूर दिया जाएगा। फिलहाल वो जायजा ले रहे हैं, उनके साथ अधिकारियों की टीम मौजूद है जो बता रही है उनको किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से वो शेलिंग की गई होगी, कहां पर वो अटैक हुआ होगा, जिसकी वजह से ये सब नुकसान जो यहाँ उरी में हुआ है। हालांकि लोगों को तो यहाँ से सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया था जिस जगह पर एग्जैक्टली ये शेलिंग हुई है वहां से, लेकिन फिर भी लोगों को अभी भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता सता रही है। हमारे साथ स्टूडियो में स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति कालरा मौजूद हैं। जरा दीप्ति से ही जानते हैं, दीप्ति, महत्वपूर्ण हो जाता है इस तरीके का सुरक्षा जायजा लेना, क्योंकि इसके बाद ही आप आगे किस तरीके से और मुस्तैदी दिखा सकते हैं, क्या क्या आपको सुरक्षा के इंतजाम और करने हैं अपने लोगों के लिए, उसका आप एक प्लान तैयार कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए इससे पूरा ऑनलाइन और रियलिटी चेक एक होता है जिससे पता चलेगा कि कितना नुकसान हो रहा है। आर्टिलरी शेलिंग वहाँ से चल रही है, जो ऑन ग्राउंड शेलिंग चल रही है, बिकॉज हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एयर एमिनिशन को रोक पाता है, ड्रोन को रोक पाता है, एयरक्राफ्ट को रोक पाएगा, मिसाइल्स को रोक पाएगा, बट ये जो ग्राउंड टू ग्राउंड की शेलिंग चलती है इसको रोक पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसकी खास बात ये है कि इसकी रेंज बहुत कम होती है, तो रेंज बहुत कम होती है उसकी वजह से क्या है, बस जो सीमावर्ती इलाके हैं उन्हीं में प्रॉब्लम, जो आर्टिलरी है वो शेलिंग वो होगी और वो वहाँ पे मैं लौटूंगी आपके पास। दीप्ति, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, गृहमंत्री अमित शाह से मिलने के लिए एनएसए पहुंच गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे हैं। आईबी चीफ गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। और अभी देखिए 12:30 बजे का समय था जब बीएसएफ और सीआईएसएफ के जो डीजी हैं उनको भी यहां पहुंचना था। तो कुल मिलाकर ये जो गृहमंत्री अमित शाह के घर पर बैठक हो रही है, ये सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी बैठक हो जाती है। विशाल,
देखिए बिल्कुल, हालांकि मेरी जानकारी के मुताबिक आईबी चीफ ही अमित शाह के घर पर पहुंचे हुए हैं और बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। फिलहाल आईबी चीफ के साथ गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात उनके घर पर चल रही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एनएसए नहीं है? जी, अभी तक हमारी जानकारी के हिसाब से एनएसए इस मीटिंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन आईबी चीफ इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं और इसके साथ ही बीएसएफ के डीजी और सीआईएसएफ के डीजी भी अमित शाह के साथ मुलाकात करेंगे और गृह सचिव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ये कहा जा सकता है कि इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर ये बहुत बड़ी मीटिंग है, क्योंकि जिस तरह के हालात कल शाम से बने हुए हैं उसके बाद से तमाम जगहों की सुरक्षा एक सबसे बड़ी प्राथमिकता सरकार की है और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह यहां पर आईबी चीफ के साथ मीटिंग कर रहे हैं। बीएसएफ के डीजी और सीआईएसएफ के डीजी के साथ उनकी मुलाकात अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है और कई वरिष्ठ अधिकारी गृह मंत्रालय के इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी है। देखिए, इसको ठीक करवा देते हैं हम। एनएसए नहीं पहुंचे हैं, जरा सा इसको ठीक करने की यहां पर जरूरत है। फिलहाल आईबी चीफ जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे हैं, जैसा कि विशाल हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे हैं। आईबी चीफ पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर, बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी यहां पर पहुंचे हैं और साथ ही गृह सचिव जो है वो यहां पर पहुंचे हैं और इसीलिए आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और विशाल, जब आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से ये बैठक होगी तो खासतौर से फोकस उन राज्यों पर रहने वाला है। अच्छा, आशीष भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, खासतौर से इस बैठक में फोकस उन राज्यों की आंतरिक सुरक्षा को लेकर ज्यादा होगा जो सीमावर्ती राज्य हैं, उत्तर से लेकर पश्चिम की तरफ पाकिस्तान से जिनकी सीमा लगती हुई है, वहां राज्यों में आंतरिक सुरक्षा कैसे और पुख्ता की जाए, इसी पर फोकस रहने वाला है। आशीष जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सिक्योरिटी के टॉप ऑफिशियल हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर अजीत डोवाल पहुंचे हैं अभी होम मिनिस्टर से मिलने के लिए। और थोड़ी देर पहले रोमांचक जब मैं और आप बात कर रहे थे तो एक खबर हमारे सहयोगी नीरज ने दी थी कि 7 आतंकियों को किस तरह से जो क्रॉस किए थे कवर में उनको मार गिराया गया था, न्यूट्रलाइज किया गया था। ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन इंडिया की तरफ से लगातार चल रहा है, ये एक तरह से इंटेलिजेंस ड्रिवन भी, आपको ठीक कह रहे, जो सीमावर्ती इलाके हैं, पंजाब हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, जम्मू कश्मीर हो, वहां पर हमें ये इंश्योर करना। प्रधानमंत्री ने कल खुद कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी ली थी तमाम डिपार्टमेंट के लोगों की और अब होम मिनिस्टर इतनी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं जिसमें एनएसए अजीत डोवाल पहुंचे। तो निश्चित तौर पर उद्देश्य यही है कि जवाबी कार्रवाई किस तरह से कंटिन्यू होगी और किस तरह से हम अपनी उन टेरिटरीज को सेफगार्ड कर सकें, अपने उन लोगों को बचा सकें जो इन सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं। और इस लिहाज से ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी होम मिनिस्टर से मिलने पहुंचे। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष सिंह। आशीष बता रहे हैं किस तरीके से एनएसए पहुंचे हैं गृह मंत्री से मिलने के लिए, आईबी चीफ गृह मंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं और साथ ही बीएसएफ और सीआईएसएफ की डीजी वो पहुंचे हुए हैं इस बैठक में और गृह सचिव जो हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। और जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं कि देखिए, आंतरिक सुरक्षा इस वक्त चाक चौबंद रखने की बहुत जरूरत है और अभी जो आंतरिक सुरक्षा की जब बात होगी तो फिर कहीं ना कहीं वो इंटरनल सिक्योरिटी के साथ साथ जो सिविल डिफेंस है उस पर भी जोर दिया जाएगा और इनमें बहुत सिनर्जी की जरूरत है। ऐसे में ये कड़ियां जो हैं वो पूरी तरीके से जुड़ी रहें और कहीं किसी तरीके की कोई कोताही, कोई लापरवाही ना हो, उस दिशा में भी इस बैठक में मंथन किया जाना है। आशीष, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आशीष हमारे साथ हैं क्या अभी? अच्छा, आशीष से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन विशाल इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। जरा विशाल से ही जानते हैं। विशाल, इंटरनल सिक्योरिटी और इस तरीके के सिचुएशन में इंटरनल सिक्योरिटी के साथ सीधे सीधे जो सिविल डिफेंस एम्यूनिटीज हैं वो आकर जुड़ती हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें कोऑर्डिनेशन, उसमें सिनर्जी होना भी जरूरी है। ये वो तमाम अलग अलग पहलू हैं जिसको लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही होगी। देखिए बिल्कुल, क्योंकि होम मिनिस्ट्री एक ऐसी नोडल मिनिस्ट्री है जो राज्यों के साथ संपर्क में रहती है ऐसे किसी भी सिचुएशन में, और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह, होम सेक्रेटरी, डीजी बीएसएफ, डीजी सीआईएसएफ और आईबी चीफ के साथ मुलाकात कर तमाम चीजों की समीक्षा इस वक्त कर रहे हैं। खासतौर पर जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां के हालात कैसे बने हुए हैं इस पर पूरी जानकारी अमित शाह ले रहे हैं ताकि आगे के जो कदम सरकार की तरफ से हो वो उठाया जा सके। और इसके अलावा क्योंकि सीआईएसएफ के डीजी भी इस बैठक में हैं, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ के पास होती है, एयरपोर्ट जो देश भर के हैं जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ के पास होती है, वहां पर सुरक्षा पूरी चाक चौबंद रहे, पुख्ता रहे, इस बात पर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से पूरा जोर दिया जाएगा और यह बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है खासतौर पर आंतरिक सुरक्षा को लेकर। बिल्कुल, मैं दोबारा आऊंगी आपके पास। जरा सा ग्राउंड पर हम दर्शकों को लेकर चलेंगे। उरी गणेश ठाकुर वहां पर मौजूद हैं और कुछ देर पहले गणेश कह रहे थे कि वहां पर वीआईपी मूवमेंट होने वाला है, तो वो वीआईपी मूवमेंट हुआ है। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा वो पहुंचे हैं उरी में, हालात का जायजा ले रहे हैं। गणेश, जिस तरीके का नुकसान पाकिस्तान की शेलिंग की वजह से इस इलाके में हुआ है उसी का जायजा लेते हुए एलजी मनोज सिन्हा।
जी बिल्कुल, एलजी मनोज सिन्हा अभी यहाँ से निकले हैं, कुछ देर पहले निकले हैं और उन्होंने इन 2 जगहों पर जाकर जायजा लिया। 2 दुकानें जो शेल की वजह से क्षतिग्रस्त हुई थी वहाँ पर वो गए। उसके अलावा कुछ और लोगों से उन्होंने बात की, जो स्थानीय के नागरिक थे उनसे उन्होंने बात की और एक विश्वास दिखाया, उन्हें ये भरोसा दिलाया कि इस परिस्थिति में, इस तनावपूर्ण स्थिति में, संकट की घड़ी में भारत सरकार उरी वासियों के साथ और एलओसी में रहने वाले तमाम नागरिकों के साथ खड़ी है। यही एक कॉन्फिडेंस देने के प्रोसीजर या एक प्रैक्टिस यहाँ पर करने के लिए एलजी मनोज सिन्हा आए थे। लोगों से उन्होंने बात की, अस्पताल वो जाने वाले हैं बारामूला, जहाँ पर जो इंजर्ड थे उनको मिलने के लिए जाने वाले हैं। इन 2 स्पॉट पे वो आए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 स्पॉट है जहाँ पर उन्होंने जायजा लिया। ये और आगे एक दुकान है, दोनों दुकान पर शेल गिरे थे। इसके अलावा वो जिन्हें रिहाब किया गया है, जिन्हें एलओसी के जो पोस्ट, पाकिस्तानी पोस्ट के टारगेट पे आते हैं, उन घरों में रहने वाले लोगों को, नागरिकों को अस्पताल और जो दूसरी जगह है जैसे डिग्री कॉलेज, स्कूल्स, वहाँ रखा गया है। तो वहाँ जाकर उनसे भी वो मुलाकात करने वाले हैं। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने के लिए एलजी मनोज सिन्हा यहाँ पर आए थे और हालात का जायजा लिया है, क्योंकि आज संभवतः दोबारा से, क्योंकि उरी ये एक ऐसी जगह है जहाँ 3 जगह से पाकिस्तान के पोस्ट उरी को टारगेट करते हैं। एक हाजीपीर पोस्ट है जो दाईं तरफ पड़ता है, एक पांडो पोस्ट है जो कमालकोट, सियालकोट को टारगेट करता है, और उरी भारतीय पहाड़ियों के ठीक पीछे पीओके का परिसर आता है, जहां से भी पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की जाती है। इन्फिल्ट्रेशन का ये बड़ा गढ़ माना जाता है। यहीं से कुछ दिनों पहले जब पहलगाम हमला हुआ था, उसके बाद यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हुई थी, 2 टेररिस्ट को मारा गया था। वो ख्वाजा बांडी पोस्ट था पाकिस्तान का, जहां से भारत में आने की कोशिश हो रही थी। तो ये लगातार टारगेटेड एरिया रहा है उरी, और इसी वजह से एलजी मनोज सिन्हा यहाँ आए और जनता को विश्वास दिखाया कि पूरी सुरक्षा जनता की सरकार करेगी और उन्हें कुछ नहीं होगा। इस घड़ी में गणेश अभी कुछ देर पहले यहाँ पर जब आप थे, आप यहाँ पर स्थानीय लोगों से बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि साहब बाकी सब तो ठीक है, लेकिन बेहतर ये होता कि इस इलाके के अंदर कुछ बंकर्स मुहैया करवा देते यहाँ के लोगों के लिए। तो वो बातें जब पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा, उनके सामने भी स्थानीय लोगों की तरफ से रखी गई क्या? उस पर क्या आश्वासन दिया एलजी साहब ने? जी देखिए, संभवतः रखी गई होगी, क्योंकि जब वो लोगों से बात कर रहे थे तब मीडिया को यहाँ उनके पास मीडिया नहीं थी, थोड़ा एक डिस्टेंस से मीडिया उनको कवरेज कर रही थी। तो वो लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि उन्होंने आखिर क्या बात की, लेकिन लोगों की मांग यही है कि उन्हें सुरक्षित जगह पर रखा जाए, बंकर दिए जाएं। बंकर दिए गए हैं, कुछ लोगों ने अपने बंकर बनाए हैं, लेकिन मजबूत बंकर हो, ये एक मांग यहाँ पे लोग कर रहे हैं। उसी वजह से लोगों से हमने जब बात की तो सबसे पहला रिएक्शन उनका यही था कि हमें सुरक्षित रहने के लिए बंकर दी जाए। तो अब प्रशासन इस पर काम करेगा, निश्चित करेगा, और प्रशासन को इसके आदेश भी दिए जाएंगे, क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति फिलहाल दिख रही है, ऐसी परिस्थिति में ये बहुत दिनों तक चलता जाएगा और पाकिस्तान लगातार डिविएट करने के लिए पोस्ट के जरिए सिविलियंस पर फायर करता आ रहा है, खासतौर पर उरी, कुपवाड़ा, अखनूर, पुंछ, इन जगहों पर। तो ये अगर आगे परिस्थिति रहेगी तो जनता को बंकर देने का काम सरकार करेगी, और उस वजह से जनता की मांग को मद्देनजर रखते हुए उस पर काम भी किया जा रहा है। रोमाना। बिल्कुल गणेश, मैं समझ पा रही हूं कि आप इस वक्त बहुत मुश्किल परिस्थिति में मौजूद हैं, जहां से आप ये ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मौसम का मिजाज भी बहुत खराब है। मैं हालांकि यहाँ पर थोड़ा गिल्टी भी फील कर रही हूँ कि मैं स्टूडियो में आराम से बैठी हुई हूँ और आपसे मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, मजबूरी में मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, जरा ये नुकसान जो पाकिस्तान की तरफ से कल हमारे हिस्से में पहुंचाया गया, अगर उसकी तस्वीर आप दिखा पाए वहां पर। और जी बिल्कुल, मैं कैमरामैन दीपेश महाजन से कहूंगा कि ये तस्वीरें दिखाया। कैमरामैन को भी हमने, जिस तरह आपने मेरी बात की, कैमरामैन को भी हमने सराहना चाहिए। पूरी हमारी कैमरामैन की टीम लगातार दिन रात बिना किसी डर से काम करी। तो ये तस्वीरें हैं, देखिए ये तस्वीर है एक दुकान की, दुकान नंबर 101 मुझे यहाँ दिखने में आ रहा है। इसका ये गेट था, ये दुकान थी, ये पूरी दोनों दुकानें मिलकर एक दुकान बनी थी। ये दोनों दुकानों पर शेल गिरा। अच्छी बात ये रही कि रात के समय शेलिंग होने की वजह से और परिस्थिति का एक अंदाज लोगों को आने की वजह से यहाँ उस समय कोई था नहीं। अगर दिन के समय होता तो जान माल का भी नुकसान हो सकता था। ये एक पॉइंट हो गया। इसके आगे एक पॉइंट है, मैं वहाँ जाकर दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और यहाँ पर अभी पूरा पैरामिलिट्री फोर्सेस, अपने आर्म्ड फोर्सेस की टीम लगातार तैनात है, लेकिन यहाँ पर
अब तैनाती ज़्यादा कर दी गई है, क्योंकि संभवतः आज भी यहाँ शेल गिर सकते हैं, आज भी यहाँ पर आर्टिलरी फायर हो सकते हैं। तो उस वजह से यहाँ की स्थिति नियंत्रण में रहे और जनता सुरक्षित रहे, इस वजह से सरकार का यह प्रयास है। और एलजी साहब का यह दौरा आज यहाँ पे किया गया। अभी यहाँ के एमएलए और जेएनके के मंत्री वो भी यहाँ पहुंचे। ये दूसरा पॉइंट है रोमाना, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक दूसरा पॉइंट है जहाँ शेल गिरा था, अभी भी यहाँ से धुआं आते हुए मुझे देख सकता हूँ मैं। ये देखिए, एक शेल का ये एक पॉइंट था जो मैंने आगे दिखाया, ये दूसरा शेल था। अभी भी यहाँ से बहुत शुक्रिया आपका गणेश, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से ये तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और पाकिस्तान की ये करतूत और पाकिस्तान की करतूत की ये गवाही दर्शकों को दिखाने के लिए बहुत धन्यवाद। उरी में लगातार तैनात हैं हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर, मुस्तैदी से हर तस्वीर, हर खबर युद्धभूमि से आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर। इस बीच बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता देख भारत की स्ट्राइक से घबरा गया है डॉन दाऊद इब्राहिम। भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम जान बचाने के लिए पाकिस्तान छोड़कर दाऊद इब्राहिम भाग रहा है। दाऊद का खास गुर्गा छोटा शकील भी पाकिस्तान से भाग गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारा सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं सूरज ओझा से, पाकिस्तान से दुम दबाकर भागा दाऊद कहां जाकर छिपने की कोशिश में है दाऊद? सूरज, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल रोमाना, देखिए ये बहुत बड़ी खबर एजेंसियों के हवाले से मैं बता रहा हूँ एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को कि पाकिस्तान पर जैसे ही एयर स्ट्राइक हुई उसके बाद से ही अंडरवर्ल्ड में भी खलबली मच गई थी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम अपने खास गुर्गे छोटा शकील और मुन्ना झिंगाड़ा के साथ कहीं गायब हो चुका है। एजेंसियों को ये इनपुट मिला है कि ये तीनों जन पाकिस्तान छोड़कर कहीं भाग गए हैं, लेकिन एजेंसियां एक दूसरे पहलू पर भी जांच कर रही हैं कि क्या पता ये कोई गुमराह करने के लिए इनपुट तो नहीं दिया गया है, पाकिस्तान में ही कहीं तो नहीं छुपे बैठे हैं तीनों जन। तो ये लगातार इनपुट्स एजेंसियों को मिल रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा इनपुट फिलहाल एजेंसियों को मिला है कि अंडरवर्ल्ड के ये तीनों लोग फिलहाल पाकिस्तान में अंडरग्राउंड हो चुके हैं, भाग गए हैं, छुप गए हैं। दाऊद इब्राहिम अपनी जान बचाने के लिए तो डॉन की भी अटकी भी होंगी ना, क्योंकि भारत का मोस्ट वांटेड है और भारत ने अब जब ठाना है कि पाकिस्तान के साथ हिसाब फुल एंड फाइनल करना है, तो फिर वो जो फहरिस्त है उसमें नाम तो डॉन दाऊद इब्राहिम का है। इसीलिए सांसें तो डॉन दाऊद इब्राहिम की भी अटकी भी होंगी। सूरज जी बिल्कुल, जान पूरी तरह से अटकी हुई है। जो भी एजेंसी के सूत्र हैं पाकिस्तान में, उन सूत्रों का ये हवाला है कि ये तीनों फिलहाल जहां पर इनकी लोकेशन हुआ करती थी वहां पर नहीं है, वहां से वो रिलोकेट हो चुके हैं। जांच एजेंसियों को ये भी इनपुट मिल रहा है कि ये तीनों पाकिस्तान छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर छिपे बैठे हैं, डर रहे हैं कि कहीं ये एयर स्ट्राइक के शिकार वो भी ना हो जाए। तो आपको बता दें कि दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और मुन्ना झिंगाड़ा, ये जो तीनों बड़े नाम हैं अंडरवर्ल्ड के, तीनों फिलहाल गायब है। कहां गए हैं किसी को खबर नहीं है। एजेंसियों को जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तीनों ने पाकिस्तान छोड़ दिया है। फिर भी एजेंसियां एक के बाद एक अलग अलग सोर्सेस को यूटिलाइज कर रही है और उनकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश में जुटी हुई है। ठीक है सूरज, जैसे कोई और अपडेट होगा फौरन दर्शकों तक आप पहुंचाइएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव, और ऐसे में बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि दिल्ली में आज एयर रेड सायरन की टेस्टिंग की तैयारी है। दिल्ली में आज एयर रेड सायरन की टेस्टिंग की तैयारी है। दोपहर 3 बजे पूरी दिल्ली में एयर रेड टेस्टिंग की जाएगी सायरन की। सायरन से लोग परेशान ना हो, ये दिल्ली सरकार की तरफ से लोगों को पहले ही अलर्ट किया जा रहा है कि दोपहर 3 बजे दिल्ली में सायरनों की आवाज दिल्ली के लोगों को सुनाई देगी। सायरन दिल्ली में गूंजेंगे, लेकिन एबीपी न्यूज आपको यह बता रहा है कि सरकार की तरफ से पहले ही बता दिया गया है कि 3 बजे जो सायरन दिल्ली में बजेंगे वो सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए बजेंगे, कि एयर रेड के सिनेरियो में जब सायरन बजाने की जरूरत होगी तो फिर वो किस तरीके से किया जाएगा, उसी की टेस्टिंग के लिए दोपहर 3 बजे दिल्ली में ये सायरन की आवाज सुनाई पड़ेगी। लेकिन दिल्ली के लोग न डरें, न घबराएं, न पैनिक करें, बल्कि इस हकीकत को जानें कि अंकित गुप्ता, ये सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए सिग्नल और सायरन बजाए जाएंगे दोपहर 3 बजे दिल्ली में। जी बिल्कुल, ये एक बड़ी खबर है, लेकिन ये साफ तौर पर इस वजह से हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं जिससे कि कोई पैनिक ना करे, कोई घबराए नहीं,
क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ एक टेस्टिंग की जा रही है। ये जो दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली के डीएम है, उन्होंने ये आदेश निकाला है कि दिल्ली में दोपहर में 3 बजे एक एयर रेड सायरन बजाया जाएगा और उसका मकसद सिर्फ ये है कि हम टेस्ट कर रहे हैं कि ये एयर रेड सायरन सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और इसको लेकर के क्योंकि इसकी गूंज पूरे दिल्ली में होगी तो ऐसा ना हो कि लोग घबराएं, इस वजह से ये ज़रूरी है ये ध्यान में रखना कि 3 बजे अगर एयर रेड सायरन की आवाज़ आती है तो दिल्ली और आसपास के रहने वाले लोग घबराएं नहीं, क्योंकि ये जो होगा ये सायरन की आवाज़ आएगी ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पस से होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी तरह का कोई खतरा है। फिर दोहरा रहे हैं, ये साफ तौर पर दिशा निर्देश दिया गया है कि दिल्ली के लोग जिस दौरान सायरन की आवाज़ आए घबराएं नहीं, काम रहे, क्योंकि ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पस से किया जाएगा, किसी और खतरे की वजह से नहीं। जी बिल्कुल अंकित, ये बड़ी खबर है और ये दिल्ली के लोगों को जानना चाहिए। आप भी अगर ये खबर जान रहे हैं तो जिन लोगों को आप जानते पहचानते हैं जो दिल्ली में रहते हैं उन तक ये सूचना आप पहुंचा दीजिए। इस बीच में एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता देती हूँ। पाकिस्तानी सांसद ने अपने प्रधानमंत्री को बुज़दिल कहा है। शहबाज शरीफ मोदी का नाम भी लेने में डरते हैं, ये पाकिस्तान के ही सांसद कह रहे हैं। पाकिस्तान की फौज में उत्साह की कमी है, ये पाकिस्तानी सांसद कह रहे हैं। देखिए किस तरीके से इस बात का जिक्र तो हम पहले दिन से कर रहे हैं। इंडिया के इन मामलात के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे टीपू सुल्तान के वो एक कॉल याद आ रहा है कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी जो हमसे तवक्को रखता है कि हमारा लीडर जो कौमी लीडर होता है या जो वजीर आजम होता है वो आईना होता है, वो फेस होता है, उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला करेगी। जी वाइंड अप करें, जुम्मे का टाइम है। आखिरी 2 मिनट दे जी। लेकिन जब आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले जवान को? तो ये सुन रहे थे आप, पाकिस्तानी संसद में खड़े होकर पाकिस्तान के जो सांसद हैं अपने ही देश के प्रधानमंत्री को, अपने ही देश के सेना प्रमुख को कोस रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम तो बुज़दिल हो, मोदी के सामने खड़े नहीं हो सकते। कुल मिलाकर यही गत इस वक्त पाकिस्तान की सरकार की, पाकिस्तान की सेना की पाकिस्तान में बन रही है। अपने ही लोग इस वक्त बुरा भला पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान की सेना को कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की लोगों की नजरों में पूरी तरीके से फेल फ्लॉप साबित हो रही है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है। हमने तो पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने ही लोगों को गुमराह करके रखा था। अपनी ताकत को लेकर झूठे दावे पाकिस्तान की सेना की तरफ से जो अपने लोगों के सामने किए जाते थे, अब उसकी पोल भी खुल रही है। दुनिया देख रही है, पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं और यकीनन ये सोच रहे होंगे कि हमारी सेना ने, हमारी सरकार ने हमें कितना बेवकूफ बनाया। ये झूठ पाकिस्तान का दुनिया में तो बेनकाब हो चुका था, लेकिन आज पाकिस्तान के अपने घर में उसकी आर्मी का ये झूठ और इसकी पोल खुल रही है। दीप्ति जी देखिए, ये जो पोल है ये काफ़ी दिनों से ही खुल रही है। सबसे पहली जो इसकी शुरुआत थी वो तो जनरल मुनीर ने ही कर दी थी, जब उन्होंने हिंदू और मुसलमान को बहुत अलग बताया था। उसके 10 दिन बाद ये हमला हुआ और उसके बाद उनके डिफेंस मिनिस्टर की कैसे धज्जियाँ उड़ाई गई है, उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की कैसे धज्जियाँ उड़ाई गई है ग्लोबल मीडिया में, वो हम सब देख चुके हैं। सो उनकी आवाम, उनका मिलिट्री में देखिए कोई दम तो है नहीं, वो हमने अभी 2 दिन में ही बता दिया है कि उनकी मिलिट्री में कोई दम नहीं है। तो ऐसे बयान आना बहुत ही नॉर्मल है, बिकॉज पाकिस्तान की जनता को दिखाई दे रहा है कि उनके पास देखिए सरकार तो है नहीं, ये नाम के लिए पपेट जैसे सरकार वो बना देते हैं, लेकिन जो
सारा कमान है वो वैसे ही आर्मी संभालती है। और आर्मी में भी एक दीप्ति कहते हैं ना कि दुनिया जो है वो उम्मीद पर कायम है जी। और पाकिस्तान की जो पूरी दुनिया थी वो पाकिस्तान की आर्मी ने अपने इर्द गिर्द समेट रखी थी और पाकिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान के लोगों के लिए वो पूरी उम्मीद की दुनिया जो है वो अपने इर्द गिर्द, अपनी ताकत के इर्द गिर्द, कि हम तो जी इतने बड़े ताकतवर हैं, अगर हमें कोई आंख उठाकर देखेगा हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे। और अब उनको कुत्ते की तरह मार मार कर हिंदुस्तान दुनिया को दिखा रहा है कि इनकी औकात क्या है। तो जाहिर सी बात है फिर तो इस तरीके के सवाल जो हैं वो पाकिस्तान की जनता उठाएगी ही, कटघरे में अपनी सरकार, अपनी सेना को खड़ा करेगी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, सरसंघचालक मोहन भागवत का बयान सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारत सरकार का, सेना का अभिनंदन है। आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हुई है, संघ प्रमुख की तरफ से यह बयान दिया गया है। इस घड़ी में पूरा देश अपनी सरकार के साथ, अपनी सेना के साथ है। इस चुनौतीपूर्ण घड़ी में आरएसएस का आह्वान करता है, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के षड्यंत्र को सफल ना होने दें, यह आरएसएस का आह्वान। राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा को बनाए रखने में सहयोग करें, यह आरएसएस ने आह्वान किया है कि राष्ट्रीय एकता को, राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने में हर नागरिक सहयोग करे, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के षड्यंत्र को सफल ना होने दें। आरएसएस की तरफ से यह आह्वान किया गया है और साथ ही बधाई दी गई है। आरएसएस की तरफ से अपनी सरकार को, अपनी सेना को अभिनंदन किया गया है। आरएसएस की तरफ से अपनी सरकार का, अपनी सेना का ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है। किस तरीके से निर्णायक लड़ाई भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, कैसे निर्णायक लड़ाई भारत पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है, ये दुनिया देख रही है। और अब आरएसएस की तरफ से ये बयान आना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। विशाल, बिल्कुल रोमाना, देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यहां पर सरकार के द्वारा उठाए गए कदम की तारीफ की है और ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारत सरकार के नेतृत्व और सैन्य बलों का हार्दिक अभिनंदन है। और इसके साथ ही यह भी संघ का मानना है कि पाकिस्तान में आतंकियों, उनका ढांचा एवं सहयोगी तंत्र पर की जा रही सैनिक कार्रवाई देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक और अपरिहार्य कदम है। राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में संपूर्ण देश तन मन धन से देश की सरकार और सैन्य बलों के साथ खड़ा है। ध्यान देने वाली बात है कि मोहन भागवत की तरफ से यह बयान जारी किया गया संघ प्रमुख की तरफ से, और यह भी कहा है कि पाकिस्तानी सेना द्वारा भारत की सीमा पर धार्मिक स्थलों एवं नागरिक बस्ती क्षेत्र पर किए जा रहे हमलों की आरएसएस निंदा करता है और जो इन हमलों का शिकार हुए उनके प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। तो मोदी सरकार के ऑपरेशन सिंदूर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इस कदम की तारीफ की है और यह कहा है अभिनंदन करते हुए कि यह बहुत जरूरी था। रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ इस वक्त हमारी सहयोगी मेघा प्रसाद मौजूद हैं और जरा मेघा से ही जानते हैं। मेघा, विस्तार से जरा बताइए कि आरएसएस प्रमुख की तरफ से ये जो स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के लिए सरकार और सेना का अभिनंदन और साथ ही साथ इस चुनौतीपूर्ण घड़ी में जो नागरिक हैं देश के, उनकी जो भूमिका रहनी चाहिए उसको लेकर भी एक मार्गदर्शन कह लीजिए आप, दिशा निर्देश आप कह लीजिए, वो आरएसएस की तरफ से यहां दिया गया। मेघा। बिल्कुल रोमाना, देखिए अगर आप पढ़िए वो स्टेटमेंट जो आरएसएस ने जारी किया है, उनका ये कहना है कि हमारा ये मानना है कि पाकिस्तान में आतंकियों, उनका ढांचा एवं सहयोगी तंत्र पर जो सैनिक कार्रवाई देश की सुरक्षा के लिए की गई है वो आवश्यक है। और इनका ये भी कहना है कि राष्ट्रीय संकट, ये घड़ी राष्ट्रीय संकट की है और पूरे देश को एक साथ तन मन धन से देश को एक साथ सरकार के साथ खड़े रहने की जरूरत है। देखिए बात यह है कि आरएसएस ने तो कई समय से और बहुत लंबे समय से वो नेशनलिज्म की बात करता है, देश के साथ खड़े होने की बात करता है और जिन चीजों को और जिन भावों को और जिन आइडियाज को आरएसएस आगे करता है, शायद आज वो घड़ी आई है रोमाना जब हमें उसको अपने व्यवहार में लाना है, अपने सोच में लाना है, देश के साथ खड़े होना है। यही समय है हम अपने सैनिकों के साथ खड़े रहें, हम सब सरकार के साथ खड़े रहें। बाकी जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उन सबको समझना होगा कि उनके जो भी मतभेद रहे हैं सरकार के साथ, वो सबको नकार कर आज सिर्फ और सिर्फ देश के लिए एकजुट होकर हमें खड़ा होना है, क्योंकि हमारे सामने हमारा दुश्मन पाकिस्तान है जो कि रुक नहीं रहा है। पाकिस्तान से हमें डील करना है,
और एक थोड़ी सी देखिए, मैं शब्द तो यही यूज करूंगी कि डिसअपॉइंटिंग है कि जिस तरीके की सपोर्ट हम चाहते थे इंटरनेशनल कम्युनिटी से, बड़े बड़े देशों से, उस तरीके की सपोर्ट भारत को नहीं मिली है। उसकी वजह भी है, उसकी वजह ये है रोमाना कि हम नहीं चाहते, पूरी दुनिया में जो बड़े देश हैं वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि ये तीसरा फ्रंट कॉन्फ्रंटेशन का या लड़ाई का खुले, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में खुले, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर पावर्स हैं। वो नहीं चाहते हैं कि ये दो युद्ध जो ऑलरेडी चल रही हैं, जिनमें बहुत ज्यादा क्षति हुई है दुनिया की, एक और खुले। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हर देश यही कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान इसे जल्दी से जल्दी खत्म करे। मगर हमारे लिए, देशवासियों के लिए ये जरूरी है कि हम एकजुट होकर खड़े रहें, इसका सामना करें और इंश्योर करें कि हमारे देश में हमारे सैनिकों की, हमारे लोगों की किसी भी तरीके की क्षति नहीं हो। इस कॉन्टेक्स्ट में आरएसएस का ये स्टेटमेंट बहुत ही अहम है।